नमस्कार। आज हम अपना जो नया टॉपिक है नारीवाद को पढ़ाएंगे। ये जो हमने टॉपिक के जो नोट्स बनाए हैं ये हमने पुखराज जैन और नरेश जी की बुक से बनाए हैं। ये जो टॉपिक है ये नारीवाद आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे इमर्जिंग टॉपिक माना जाता है। नारीवाद एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जिसमें आज 20वीं सेंचुरी के समथिंग इसको स्टार्टिंग माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैरी वॉलक्राफ्ट की जो बुक थी आपकी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसको बेसिक जो पहचान है वो 20वीं शताब्दी में मिली, और ये भी 1960 के बाद। पहले जो वो आपका फेमिनिज्म था या नारीवाद था, ये एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट का टॉपिक नहीं माना जाता था, लेकिन अभी से 1960 के बाद एक महत्व पॉलिटिकल इशू के रूप में मिला है। 1405 में इटली में एक बुक छपी थी, बुक ऑफ द सिटी ऑफ द लेडीज में आधुनिक नारीवाद के उन विचारों की पूर्ववर्ती अवधारणा में देखने को मिलती है। लेकिन नारीवाद को आधुनिक संस्कृति के संदर्भ में पहली पुस्तक मैंने जैसा कि पहले उल्लेख किया मेरी वॉलक्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के रूप में 1992 में मिली। ये फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, जिसमें एडवर्ड जो बर्ग थे उनकी बुक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने नारीवाद की जो अवधारणाएं रखी उस अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने एडवर्ड बर्ग और रूसो के जो विचार थे नारीवाद से रिलेटेड उसमें आलोचना उन्होंने की थी। 19वीं शताब्दी में स्त्री आंदोलन एक संगठित रूप में उभरने लगा और स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष कानूनी एवं राजनीतिक यानी लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स की अवधारणा देखने को मिली, क्योंकि इसमें स्त्रियों को वोट देने का अधिकार की मांग की जाने लगी, क्योंकि ऐसा होने पर स्त्रियां अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा असमानता का सामना कर सकती थीं। सर्वप्रथम यूएसए ने 1840 के दशक में शनेरका फर्स्ट कन्वेंशन में अमेरिकी स्त्रियों को मतदान के अधिकार के आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है। 1869 में स्त्रियों को वोट देने के अधिकार की राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना हुई। स्त्रियों को वोट देने के अधिकार में पहली सफलता 1893 में न्यूजीलैंड में मिली, जब स्त्रियों को पहली बार राइट टू वोट की परमिशन मिली। अमेरिका में 1920 में संविधान में 19वें संविधान संशोधन के तहत मेयद दिया गया। ये आपको डेट याद रखनी है कि सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट्स कहाँ मिले। तो कहाँ मिले? न्यूजीलैंड में। कब मिले? 1893। अमेरिका में कब मिले? 1920। इसके बाद ब्रिटेन में 1918 में वोटिंग राइट का अधिकार दिया गया और पुरुषों के समान महत्व की बात की गई। इसके बाद बेटी फ्रीडम, जो कि उनकी बुक है द फेमिनिस्ट मिस्टिक, जो कि आपकी सेकेंड वेव की अच्छी थिंकर मानी जाती हैं। फ्रीडम ने अमेरिका में अपने तथ्यपरक शोध में ये जानने का प्रयास किया कि स्त्रियां अपनी स्थिति से संतुष्ट क्यों नहीं होती। फ्रीडम ने पाया कि स्त्रियां अपने घर के कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। वे कहती कि महिलाओं को कोई पहचान नहीं होती, इनका कोई नाम नहीं होता। द प्रॉब्लम ऑफ नो नेम। एक नई थिंकर और हैं केट मिलेट, जिनका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस थिंकर है। इनकी बुक है सेक्स और पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में उन्होंने मिलेट ने नारीवाद के राजनीतिक कारणों को हाशिए पर व्यक्तिगत एवं आंशिक लैंगिक पक्ष पर बल दिया है। किसी ऐसी ही बात जेमन ग्रियर ने अपनी पुस्तक द फीमेन यूनिक में कही। 1970 के दशक में नारीवाद ने अपने आप को एक विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के रूप में स्थापित किया और 1990 तक ये स्थापित हो गई। रेडिकल जो फेमिनिज्म है या अगर जो नारीवाद है, 21वीं शताब्दी के आरंभ के जन्म के समय ही नारीवाद ने सभी स्थापित राजनीतिक विचारधाराओं को चुनौती दी। माना जाता है कि ऐसी रचनात्मक रूप से अलग होने पर एक बात मानी जाती है। इसमें इन्होंने आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, आपका पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में ये डिफरेंस बताती हैं। प्रतिशतात्मक यौन एवं लिंग हिंसा और समानता एवं अंतर की बात नारीवाद के महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। अगर हम सार्वजनिक और निजी विभाजन की बात करें यानी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ की बात करें, तो आधुनिक नारीवादी मानते हैं कि राजनीतिक सामाजिक समूहों में भी एक प्रक्रिया के रूप में
उपस्थित है। हर वह स्थल राजनीति का है जहाँ सामाजिक तनाव यानी सोशल टेंशन और संघर्ष होता है। और जैसा कि मानते हैं, पहले ये माना जाता कि जो स्त्री पुरुष की असमानता है या स्त्री पुरुष की जो सिचुएशन है वो एक अपनी प्राइवेट या प्राइवेसी की लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन नारीवादी ये मानते कि नहीं, जहाँ किसी भी महिला का अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो एक पब्लिक लाइफ में आता है, ना कि प्राइवेट लाइफ में। कैटमिलेट ने राजनीति को प्रभाषित करते हुए कहा कि यह एक शक्ति द्वारा संरचित संबंध है जहाँ हर व्यक्तियों का एक समूह व्यक्तियों के दूसरे समूह पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जोआ बी एलेस्टीन इनकी बुक पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन, इस किताब में वे लिखती हैं कि परंपरागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र राजनीति, व्यवसाय, कला, साहित्य पुरुषों के लिए आरक्षित माने जाते हैं। महिलाओं के निजी क्षेत्र घरेलू जिम्मेदारियां मानी जाती हैं। यह परिवार के महत्व पर जोर देती हैं। एक नैतिक राजनीति का प्रस्ताव करती हैं। ये कहती हैं कि अगर राजनीति को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में है तो स्त्रियों की भूमिका नगण्य है। उनको नारीवाद जो आपका रेडिकल फेमिनिज्म माना जाता है, ये एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोई अंतर नहीं करता। ये कहता है कि व्यक्ति को निजी ही राजनीति है। अतिवादी जो नारीवाद है ये मानता है कि घरेलू कार्यों को भी सार्वजनिक संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। जो लिबरल नारीवाद है ये सार्वजनिक निजी विभाजन को गलत मानता है। वो कहता है कि राजनीति को निजी जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि राजनीति व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है। हम पितृसत्तात्मक की बात करें तो पितृसत्तात्मक जो अवधारणा है, नारीवादी लिंगवाद को नरजातिवाद और जातिवाद की तरह एक शोषण करने का तरीका मानते हैं। केट मिलेट मानती अपनी पुस्तक में सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखती हैं कि पितृसत्तात्मक एक ऐसी संस्था है जिसमें आधी जनसंख्या स्त्री और आधी जनसंख्या पुरुष के द्वारा नियंत्रित होती है। स्त्री पुरुष के आधिपत्य में, युवा बड़ी उम्र के पुरुषों के आधिपत्य में रहें। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये कि ये नारीवादी पितृसत्तात्मक की अवधारणा से सहमत नहीं थे, लेकिन इनके मूल विचार पर सहमत हैं। सेक्स एंड लैंगिकता, नारीवादी ने शारीरिक बनावट को भाग्य मानने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें सेक्स और जेंडर में वो अंतर करती है। जेंडर एक सांस्कृतिक कल्चर अवधारणा है जो समाज ने स्त्री और पुरुषों की भूमिकाओं को निर्धारित किया है। सिमोन द बुआ जो कि फेमस थिंकर है, उनकी बुक है द सेकंड सेक्स में वे लिखती हैं कि ये किताब इनके निजी जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इसमें उनका प्रसिद्ध कथन है कि स्त्रियाँ बनाई नहीं जाती, पैदा की जाती। इसका तात्पर्य है कि महिला उत्पन्न नहीं होती है, महिला पैदा नहीं होती है, उसको समाजी भूमिकाओं परिवार के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। सिमोन प्लेटो द्वारा कहे गए कथन की कहती है कि जो पुरुष ही पुरुष की तरह व्यवहार करता है, इसकी सिमोन आलोचना करती हैं। सिमोन कहती हैं कि दोनों लिंगों के आधार पर समान व्यवहार होना चाहिए। सिमोन ये भी कहती हैं कि या तो महिलाएं या पुरुष बराबर हों या दोनों अलग अलग ही। इनका कथन यह है कि महिलाओं पुरुषों के जो भी जैविक अंतर है उनके आधार पर महिलाओं को दबाना बहुत ही अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। पितृसत्तात्मक समाज सेक्स और जेंडर में अंतर नहीं करता। यह सभी प्रकार के भेद शारीरिक ही हैं। इसके विभिन्न नारीवादी मानते हैं कि सेक्स जेंडर एक अवश्यक संबंध है। इसके मध्य सामाजिक और राजनीतिक रूप से आधार पर इनको नियंत्रित किया गया है। नारीवाद का जो उद्देश्य है वो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जो लिंग आधारित भेदभाव से विहीन हो। उत्तर आधुनिक जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिज्म है वो सेक्स और जेंडर किसी भी प्रकार का संबंध नहीं मानती। एक सेक्स को एक जैविक संसर्ग मानती है। परंपरा का जो नारीवाद है ये अंतर करते हुए जेंडर पर आधारित कार्य विभाजन को समाप्त करने की बात करते हैं। समानता एवं विभेद, समानता की जगह विभेद अधिक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। उदार नारीवादी मानता है कि स्त्री पुरुष में सेक्स की समानता नहीं हो सकती, लेकिन राजनीतिक और कानूनी रूप से दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए वेतन आदि की समानता हो सकती है। समाजवादी नारीवाद यह भी समान अधिकारों के लिए सामाजिक समानता के लिए आवश्यक रूप से मानता है। अतिवादी नारीवादी मानता है कि ये परिवार और निजी जीवन में समानता के पक्षधर हैं। नारीवाद विचारधारा की 3 लहरें मानी जाती हैं, वेव मानी जाती हैं। जो पहली वेव है जिसे हम लिबरल फेमिनिज्म मान सकते हैं, ये प्रथम लहर है। इसका केंद्र जो है वो यूएसए और यूरोप की परंपरा है। ये इसकी शुरुआत जो है वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फ्रांस की क्रांति से मान सकते हैं। मेरी वॉलनक्राफ्ट की जो बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन,
ये किताब उदारवादी चिंतन का आधार लेते हुए स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और विशेष सुविधाएं देने की वकालत करती है, क्योंकि दोनों ही मनुष्य हैं। इसे नारीवाद की जननी भी माना जाता है। इस दौर प्रथम लहर की जो प्रमुख जो डिमांड थी वो ये थी कि महिलाओं पुरुषों को समान अधिकार हों। महिलाएं मताधिकार के लिए आंदोलन कर रही थी उस समय। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, ये इसमें कहते हैं कि समाज को विवेक के आधार सिद्धांत के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए, न कि सेक्स आधारित पर। बेटी फ्रीडम ये 1960 और 70 के दशक में नारीवाद चिंतन में पुनर्जागरण किया। द फेमिनिन मिस्टिक इनकी जो बुक है ये उदार नारीवाद से संबंधित है, लेकिन ये नारीवाद की दूसरी लहर की प्रमुख प्रेरक मानी जाती हैं। यह इस किताब में स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को प्रतिबंधित करने वाले कानूनी बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास करने का अवगत करती हैं। ये कहती हैं कि स्त्रियों को पहचान सिर्फ पत्नी या माँ के रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पास पहचान की नो आइडेंटिटी है, प्रॉब्लम ऑफ नो आइडेंटिटी या बिना नाम की समस्या है। उदारवाद के व्यक्तिवादी सिद्धांत में व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। इस आधार पर नारीवाद स्त्रियों की समानता की बात करता है। जहाँ मेरी वोllstonecraft स्त्रियों की शिक्षा पर बल देती है, वही J.S. मिल स्त्रियों की समान नागरिकता पर बल देता है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं, थिंकर माने जाते हैं, वो मेरी वोllstonecraft, जॉन स्टुअर्ट मिल, आपकी बेटी फ्रीडम। जो सेकंड है वो है आपकी सोशलिस्ट फेमिनिज्म या समाजवादी नारीवाद। ये कहती है कि स्त्रियों की समानता राजनीतिक और कानूनी आधार पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि स्त्री पुरुष की असमानता का जो मुख्य कारण है वो सामाजिक आर्थिक संरचना है। ये कहती है कि पितृसत्तात्मक को कोई भी सामाजिक या आर्थिक कारणों के संदर्भ में समान के आधार पर समझना चाहिए। ये जो प्रमुख थिंकर हैं वो फ्रेडरिक एंजल्स हैं। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट फैमिली एंड द स्टेट, इसमें लिखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति पूंजीवाद के विकास और निजी संपत्ति के संस्था के आगमन के साथ पूर्णतया परिवर्तित हो गई है। यह पुरुष को बुर्जुआ और स्त्री को सर्वहारा के समान समझता है। अतः स्त्रियों का दमन परिवार की संस्था से होता है। स्त्रियों को लैंगिक युद्ध की बजाय वर्गीय युद्ध को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। रूढ़िवादी नारीवाद मार्क्सवादी ये मानते हैं कि वर्गवादी भेद ज़्यादा है, जबकि ऐतिहासिक और अधिक घातक है। अधिकतर समाजवादी नारीवादी मानते हैं कि स्त्रियों को घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और घर तक सीमित रखना पूंजीवादियों के हित को साधना है। इसके जो प्रमुख थिंकर हैं वो हैं शीला रोमथम, जिनकी बुक है वुमेन रेंजेंस एंड रेगुलेशन। ये नारी मुक्ति के लिए पूंजीवाद विरोधी संघर्ष की बात करती हैं। सेकंड जो आपकी थर्ड है वो है उग्र नारीवाद, जिसे दूसरी लहर मानते हैं। इसका जो मुख्य विषय है वो लैंगिक विभाजन को राजनीति का मुख्य विषय मानना है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1970 की टाइम माना जाता है। उग्रवादी नारीवादी कहते हैं कि जेंडर विभेद अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसका महत्व अन्य सभी राजनीतिक समस्याओं के समकक्ष है। ये मानते हैं कि इसको समाप्त करना चाहिए। कि जो प्रमुख थिंकर है वो सिमोन द बोवेर हैं। इनकी बुक है द सेकंड सेक्स, जिसमें ये क्लासिकल कृति मानी जाती है। वे कहती हैं कि जैविक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक परिस्थितियाँ महिलाओं की समानता में बाधा डालती हैं। अगली जो थिंकर है वो फिंगस हैं। पैट्रियार्कल एटीट्यूड इनकी बुक है। इसमें ये लिखती हैं कि स्त्रियों को केवल कानूनी सामाजिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, जबकि आर्थिक, प्रतिष्ठात्मक मूल्य और समाज की संस्कृति, दर्शन, नैतिकता और धर्म में निहित हो चुके हैं। इसी कारण सभी प्रकार के कार्यों में पुरुषों से कम महत्व दिया जाता है। अगली जो थिंकर हैं वो हैं आपकी जर्मन ग्रेयर। उनकी बुक है द फीमेल यूनिक। इसमें वो कहती हैं कि स्त्रियाँ निष्क्रिय मौन भूमिका निभाने के लिए प्रतिबंधित कर दी गई हैं, यानी उनके साथ शोषण के आधार वो मौन होती हैं, वो अपनी इच्छाओं का दमन करती हैं। अगली जो थिंकर वो हैं कैट मिलेट। उनकी बुक हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, सेक्स और पॉलिटिक्स। इसमें वो कहती हैं कि समाज में अन्याय का प्रमुख जो कारण है वो यौन दमन है। अन्य सभी प्रकार के दमन जाति, नृजाति, वर्ग, रास्ता उनकी तुलना में कम है। इस पुस्तक में वे लिखती हैं कि प्रतिसत्तात्मक को एक सामाजिक आधार मानने से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्त्री और पुरुष की अलग अलग प्रकार की भूमिका अनुबंधन की है। जो अगली थिंकर है वो है सुलामित फायरस्टोन, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। इस किताब में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए वर्ग की अवधारणा को यौन की अवधारणा स्थापित करती हैं। ये विचारक मानती हैं कि स्त्रियों
की खराब स्थिति के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है, इसलिए इसे अपने शत्रु के रूप में देखा जाना चाहिए। सुसान ब्रो बार्नवर मिलर, उनकी बुक अगेंस्ट आवर विल, इस पुस्तक में ये लिखती हैं कि पुरुष स्त्रियों पर अपना शासन बलात्कार की अवधारणा से स्थापित करते हैं, क्योंकि पुरुष शारीरिक रूप से बलात्कार करने में सक्षम होते हैं। ये पुरुष की दुष्कर्म की अवधारणा का सृजन करती है। अगले जो थिंकर है वो पोस्ट संस्कृतिवाद या मल्टी कल्चर थिंकर हैं, जैसे बिल किमलिका हैं। ये नारीवाद के समर्थन में स्थापित 3 तर्कों को बताते हैं कि लैंगिक पृथक्करण के आधार पर जेंडर निश्चितता पर आधारित है, सार्वजनिक निजी विभेद पर आधारित है, न्याय की अवधारणा स्वयं पुरुषों के व्यवहार व हितों को ध्यान में रख के बनाई गई है, इसलिए यह इसकी अपेक्षा केयर देखभाल का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। सुसान मूलर और की बुक जस्टिस जेंडर एंड फैमिली में लिखती हैं कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि न्याय सिद्धांत केवल पुरुषवादी मूल्यों पर आधारित है, इसमें स्त्री मूल्यों की क्या की गई है, अवहेलना की गई है। अगली जो थिंकर है वो है कैथरीन मैकिनन की बुक है फेमिनिज्म अनमॉडिफाइड और 2 वर्ड्स ऑन फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, जिसमें वे लिखती हैं कि समानता के कानून को भी स्त्रियों की पुरुषों के समकक्ष बढ़ाकर नहीं दिया गया है, क्योंकि इनकी शारीरिक सुरक्षा और स्वयं को जाहिर करने की क्षमता, न्यूनतम सम्मान आदि का अभी अभाव है। इनका ये मानना है कि लैंगिक असमानता तभी तक उचित होती है जब तक स्त्रियों और पुरुषों में वास्तविकता में कोई अंतर ना हो। ये प्रभुत्व दृष्टिकोण की अवधारणा का निर्माण करती हैं। J.S. मिल ये न्याय को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रक्रिया मानते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष को समान दर्जा देने की बात करते हैं। अगले जो थिंकर है वो कैरोल गिल्किन, इनकी बुक है डिफरेंट वॉइस, इसमें ये पुरुष और स्त्री की आवाज़ को अलग अलग रूप में रखने की मांग करती हैं। ये कहती हैं कि स्त्रियों की नैतिकता केयर की नैतिकता, पुरुषों की नैतिकता को न्याय की नैतिकता कहा जा सकता है। ये दोनों मूल रूप से दोनों असंगत हैं। फिर बिल किमलिका है मल्टीकल्चरल ओविशियस, ये केयर की नैतिकता को विभाजित करते हुए न्याय और केयर के मध्य अंतर को 3 आधार पर बताता है कि नैतिक सामर्थ्य, नैतिक विभेदीकरण, नैतिक अवधारणा। जॉन रॉल्स ये परिवार के अंतर्गत न्याय की भूमिका को नकारते हैं। महिलाओं के अंतर तीसरी जो लहर है वो 1990 के बाद आई। ये मुख्यतः महिलाओं के बीच विभेद करती है। इसके अंदर पहचान की संकट की अवधारणा उभर आती है। ये कहती है कि महिलाओं में भी विभिन्न प्रकार के समूहों में विभेद अंतर है, जैसे आप अश्वेत नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, नव नारीवाद या पाश्चात्य नारीवाद मान सकते हैं। कैट मिलेट ये मानती हैं कि पति पत्नी का संबंध पूरी तरह से राजनीतिक ही है, परिवार समाज के शक्ति संबंधों पर आधारित है, इसलिए वो पारिवारिक राजनीति को दिन प्रतिदिन की राजनीति के आधार पर मानती हैं। आपका जो काला नारीवाद है या अश्वेत जो नारीवाद है, ये लैंगिकता, शासन, निर्जाति और रंग भेद पर आधारित नारीवाद की बात करता है। ये कहता है कि महिलाओं के मध्य भी अंतर है, जैसे यूरोपीय महिलाएं और अफ्रीकी महिलाओं में अधिकारों के आधार पर भी अंतर है। इसकी जो फेमस जो थिंकर हैं वो बेल ह्यूम्स और मार्था नुशम है। इनकी जो बुक है सेक्स एंड सोशल जस्टिस। बेल लेस जो शब्द है वो सुसान फालुद्दीन ने अपनी पुस्तक बैकलेस में लोकप्रिय बनाया था। कई लोग नारीवाद की चौथी लहर जो 2012 के बाद आई इसे कहते हैं, जिसका ग्रैंड यौन उत्पीड़न, बलात्कार की संस्कृति है। इन चिंताओं को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। जो टॉपिक है नारीवाद, ये नारीवाद के हक में आवाज़ उठाना, नारी एकता, नारी समानता, नारी शक्तिकरण का आंदोलन है। मैरी वुllstonecraft नारीवाद की जनक, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जॉन लॉक से प्रभावित मानी जाती हैं। आधुनिक नारीवाद की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। इन्होंने सबसे पहले महिला शिक्षा की समानता व्यक्त की। नारीवाद के प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं, आपके उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद। नारीवाद की लहरें हम बता चुके हैं आपको। पहली लहर जो कि महिलाओं और पुरुष की समानता बल देती है, जिसे हम उदार नारीवाद कह सकते हैं। इसकी जो मुख्य बात है वो मताधिकार की मांग है, जिसमें जो थिंकर्स के थे मैरी वुllstonecraft, सेनेका फोन सम्मेलन, J.S. मिल। इसके आधार पर न्यूजीलैंड में 1893 में, 1920 में USA में, 1908 में ऑस्ट्रेलिया, 1928 UK, 1945 फ्रांस में महिलाओं को राइट टू वोटिंग दिया गया। जो सेकंड है वो है आपका समाजवादी नारीवाद। ये मार्क्सवाद ने प्रसिद्ध किया। इसके जो फेमस थिंकर है वो एंगल्स हैं। अगर महिला बात करें तो इसमें हम शीला बोरोमाथम, चार्ल्स फूरियर, फ्रेडरिक हेंगल। ये नारीवाद का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक रीजन्स को मानते हैं। सेकंड जो है वो आपको देती है लहर या सेकंड वेव, ये 1950 के बाद मानी जाती है। सच्चा नारीवाद, क्योंकि ये पुरुष का विरोध मातृ सत्ता की बात करता है।
इस लहर का जो मूल केंद्र है वो नारीवाद है। इसमें नारियां पहचान और मान्यता को लेकर आगे आई हैं। इसमें राइट टू अबॉर्शन, राइट टू इक्वलिटी, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, घरेलू हिंसा से संबंधित बात करती हैं। इस लहर ने लैंगिक क्रांति और प्रतिसत्तात्मक समाप्त करने की बात की है। अंगो नारीवाद का जो विशिष्ट नारा है वो निजी की राजनीति है। बेटी फ्रीडम यह उदारवाद की द्वितीय लहर की समर्थक मानी जाती हैं। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इनका मानना ये है कि महिलाओं के साथ संकट जो है वो उनकी पहचान का संकट उपस्थित है। शमोंदा बुआ का राइटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि ये कहती है कि महिलाएं पैदा नहीं होती जबकि बनाई जाती हैं। अगली थिंकर जो है वो कैल मिलेट हैं। ये कट्टरवादी नारीवाद हैं। ये सत्य आधारित व्यवस्था की बात करती हैं और ये आज की पारिवारिक राजनीति को दिन प्रतिदिन की राजनीति का नाम भी देती हैं। अगली जो थिंकर है वो कैरल पैटमैन है। इनकी बुक है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। अगली है वर्जीनिया वुल्फ, एलिस्टीन, सुसान बोल मिलर। इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। साहब की जो लास्ट लहर है वो है थर्ड वेव। ये 1990 में इसका जो मुख्य कारण पहचान का संकट था। ये नया नारीवाद के रूप में जाना जाता है, जिसमें अश्वेत नारीवाद की बात की जाती है, उत्तर आधुनिक नारीवाद की बात की जाती है, उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद की बात की जाती है, पाश्चात्य नारीवाद की जाती है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी चर्चा में है। ये पुरुष ये कहती है कि पुरुष, महिला और पृथ्वी तीनों अपनी आपस समानता रखते हैं। इसकी जो प्रमुख थिंकर है वो वंदना शिवा, बंगारी मथाई। इन आंदोलनों को आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। उत्तर आधुनिक जो उत्तर नारीवाद, ये नवोमी वुल्फ का है। ये महिला की बात करता है। कैरोल गिल्किन ये महिला पुरुष को अलग करती है। नारीवाद के जो मुख्य मुद्दे हैं, राजनीति को पूर्ण प्रभावित करना चाहते हैं। प्रतिसत्ता की समाप्ति की बात करते हैं, लिंग समानता की बात करते हैं, लिंग नैतिकता में अंतर करते हैं। कुछ बुक्स बहुत फेमस हैं। सुसान मुलर की जस्टिस, जेंडर, फैमिली एंड टिग्नर की जेंडर इंटरनेशनल रिलेशन। जो अंदर महिला सम्मेलन अब तक 4 हो चुके हैं। मैक्सिको में सबसे पहले हुआ 1975 में, कोपेनहेगन 1980, नैरोबी 1985, बीजिंग 1995। 2010 में यूएन ने महिला कल्याण के लिए यूएन वुमेन की स्थापना की। और नारीवाद का जो मुख्य कारण है वो जो मुख्य बिंदु वो प्रतिसत्ता का विरोध, लैंगिक समानता, महिला की स्वतंत्र पहचान, पुरुष प्रधान समाज का विरोध करती है। ये हम पूरा टॉपिक आपके लिए कवर कर चुके हैं। ये पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।